Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. हमारा आज का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल। कुछ दिन पहले मेरे को आप लोगों की तरफ से एक सजेशन आई थी कि मैं टाइम मैनेजमेंट और गारमेंट्स के हवाले से अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को के साथ शेयर करूं। मैंने इसके साथ टेक्सटाइल ले लिया क्योंकि टेक्सटाइल और गारमेंट्स का चोली दामन का साथ है। मेरा इसके अंदर जो है वो काफ़ी पीरियड का है। मैंने 25 साल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जॉब की है, जिसके अंदर 100% कॉटन पीसी और 100% पॉलिएस्टर और 100% नायलॉन की धागे से लेके और आगे तक के सारे प्रोसेसेस के ऊपर मैंने फैक्ट्रियों पे टॉप मैनेजमेंट के ऊपर फैक्ट्री मैनेजर से लेके सीईओ तक की मुख्तलिफ ग्रुप्स में जॉब की है और इस तरह से मेरा बड़ा एक्सपोजर रहा। और कोई 17-18 साल मैंने अपना गारमेंट्स का यूनिट भी चलाया। वो तकरीबन 90 में मैंने शुरू किया था गारमेंट्स का यूनिट। उस वक्त क्या था कि 90 के अंदर जो है बड़ा बेसिक किस्म का सामान पाकिस्तान से जाता था, टी शर्ट वगैरह जाती थी और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती थी। लेकिन ये जो है ये इसको जो है वो कोई परमानेंट के हिसाब से नहीं होता था, ये टिश्यू पेपर के हिसाब से होता था कि उसकी जो ड्राई क्लीनिंग महंगी होती तो वो उसको फेंकने के बाद डिस्पोज कर देते थे। उसको 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 जो वॉशिंग और ये जो है ड्राई क्लीनिंग ये कुछ भी नहीं करते थे, उसको फेंक देते। तो इस वजह से बड़े सस्ते वो थे और उसमें मोटा धागे की जरूरत होती थी। 20 काउंट का वो धागा वो होता था, मोटा कपड़ा होता था और उसकी वो बनती थी और उसकी स्टिचिंग कोई बहुत अच्छी नहीं होती थी, बेसिक सी होती थी। लेकिन कोई क्वालिटी को देखता नहीं था क्योंकि वो डिस्पोजेबल के हिसाब से कंसीडर करते थे और उसके बाद उसको उसको जो है ना फेंक देते थे और दूसरा ले लेते। और उसकी वजह से उसके अंदर एक तो मार्जिन बहुत था और उसकी उससे उससे मार्जिन से जो है वो एक वैसे बेहतर होता था। और दूसरा ये कि फैक्ट्री वाले ऑन एंड ऑफ अपनी प्राइसेस बढ़ाते रहते थे और लेबर भी जो है ब्लैकमेल करके अपने रेट्स बढ़वाती रहती थी। और उसके अंदर चूंकि मार्जिन था तो वो सिलसिला चल रहा था। और उसके बाद फिर 90 के बाद ऐसा हुआ कि वो ट्रेंड चेंज हो गया और उसके अंदर जो है फैशन गारमेंट्स भी आ गया, महंगे कपड़े भी आ गए, जैसे पोलो है, हैंडले, इस टाइप के महंगे कपड़े भी आ गए और फैशन गारमेंट्स भी आ गए। अब ये महंगे कपड़े थे, वो कपड़े जो थे वो $5-6 पर डजन थे, ये $15 से $25 पर डजन थे। तो इसके अंदर वर्कमैनशिप और क्वालिटी का मसला आ गया। तो बहुत सारे लोग जो वो बेसिक किस्म का काम जो बिल्कुल सस्ता काम कर रहे थे, उन्होंने वो काम जो है वो जब उनके पास अच्छे कॉम्प्लिकेटेड आइटम्स आने शुरू हो गए, उनके ऑर्डर मिलने शुरू हो गए, तो वो बंद कर गए। उनमें दो प्रॉब्लम था, एक टाइम मैनेजमेंट का था कि वो जितना उनको टाइम मिलता था उस टाइम के अंदर वो ऑर्डर पूरा नहीं कर पाते थे। और उसके बाद फिर क्या होता था कि वो बाई एयर उनको भेजना पड़ता था। तो बाई एयर भेजने का मतलब ये होता है कि अगली 2-3 शिपमेंट्स का जो प्रॉफिट है वो आपका बराबर हो गया, तो वो महंगा होता था। बाज़ दफ़ा कैंसिल हो जाती थी। तो वो जो है वो हमारे यहाँ कराची के अंदर सबसे पहले ये काम हुआ था, शुरू हुआ था और ये था उसका जो ज़ैनब मार्केट वाला सिस्टम। तो 80s के अंदर जो है ये काम पाकिस्तान के अंदर शुरू हुआ और दूसरे मुल्कों में भी शुरू हुआ, जो पीक पे गया 80s के अंदर गया। और उसके बाद 90 के अंदर फिर क्वालिटी के प्रॉब्लम आने शुरू हुए और जिन्होंने अपनी टाइम मैनेजमेंट नहीं रखी, टाइमली शिपमेंट नहीं की, उनको प्रॉब्लम आ गया। और जिन्होंने टाइमली डिसीजन नहीं लिया कि अपने लेबर को ट्रेन करें, लेबर को चेंज करें, मशीनों को चेंज करें। और उस जमाने में जो मशीनें थी, एक तो मशीन आती थी जो जिससे कपड़ा बनाया जाता था, वो चंद हजार की आती थी। और एक जो स्पेशल पर्पस मशीनें थी वो $5-5 हज़ार की थी। मेरे पास $5-5 हज़ार वाली मशीनें थी। तो वो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी हो गया और मेरा एक साइजेबल यूनिट था। मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया और उसके अंदर वो बड़ा अच्छा सिलसिला चलता रहा और मैं क्वालिटी का काम करता रहा। और मुझे बहुत सारे लोग जो थे जिनके पास अपनी स्टिचिंग की फैक्ट्रियां थी, वो लोग भी अपना काम मुझसे कराते थे क्योंकि क्वालिटी का काम वो नहीं होता था। उससे मुझे बड़ी अच्छी बूस्ट मिला और प्रोग्रेस मैंने की। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि ये अर्ली 90s की बात है। आप लोगों एरो एशिया से वाकिफ होंगे और उसके चेयरमैन रऊफ ताबानी साहब हैं और ये पूरा ग्रुप है, इनका बड़ा लंबा चौड़ा काम है। ये रशिया में बहुत काम करते थे और इनकी हर महीने जो है लाखों जो फलालैंड की शर्टें थी वो एक्सपोर्ट होती थी रशिया के अंदर और जीनत शर्ट्स के नाम से ये काम करते थे। इसके अलावा इनके और बहुत सारे काम थे। तो पूरा ग्रुप था और अच्छा बड़ा काम था इनका। और ये वोवन के वो थे। इनको एक ऑर्डर मिला, वो उसका निट्स का, होजरी का मिला।
वो टी शर्ट्स बनाने का ऑर्डर था और वो एक स्पेसिफिक यान के लिए था। उस जमाने में 20 और 30 का चलता था, वो 18 सिंगल का ऑर्डर मिला और स्पेसिफिक उसके ऊपर चेस्ट प्रिंट का उनको ऑर्डर मिला। उसके बाद वो रऊफ ताबानी साहब मेरे पास आए किसी रेफरेंस से और उन्होंने मुझसे बात की कि ये बनाना है, इस तरह से हमारे पास ऑर्डर आया है, तो ये है कि आप को हम ये ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं सैंपल बनाने के लिए। आप इसके अंदर धागा लीजिए, निट कराइए, प्रोसेस कराइए, प्रिंटिंग कराइए और ये पीसेस बना के दे दी। मैंने कहा रऊफ भाई बात ये है कि ये सारे प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा। हमारा जो बायर बाहर से हमसे मांग रहा होता है वो एक्चुअली हमारी वो जो है उसके अंदर वर्कमैनशिप देखना चाह रहा होता है कि हमारी स्टिचिंग की क्वालिटी कैसी है, हमारी प्रिंटिंग की क्वालिटी कैसी है, धागे कैसे हैं, क्या क्वालिटी है, किस तरह से स्टिचिंग थ्रेड कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसे ये देखना होता है। वो तो जिस वक्त हम स्पेसिफिक ऑर्डर बनाएंगे तो उसी ग्रामेज का उसी कपड़े का बना लेंगे, तो ये इसमें आपको शॉर्ट हो जाएगा, तो आप ऐसे कर ली। इस काम में ये तरीकाकार है। उनको चूंकि नेटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, कहने लगे नहीं यार हम बड़ा अच्छा करेंगे, बड़ा ऑर्डर है और हम बाकायदगी से ये वही चीज बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर खैर धागा लिया गया, वो सारा काम सारा प्रोसेस किया गया, तो जाहिर है उसके अंदर काम टाइम लग रहा था। उसके बाद मैंने उनको सैंपल पहुंचा दिए और उसके बाद चंद दिन इंतजार रहा कि उनकी कॉल आएगी या वो होगा या कंफर्म करेंगे ऑर्डर का। और जब कोई जवाब नहीं आया कई दिन तक, तो मैं उनके पास गया, रऊफ भाई के पास। मैं उनके साथ जो है ना, वो उसके चेयरमैन थे एयर एशिया के, लेकिन उसके बावजूद मैं उनके पास बगैर अपॉइंटमेंट के और हमेशा मिलता रहा हूँ, बरसों मैं उनसे मिलता रहा हूँ। मैं जब तक ये काम करता रहा उनसे मुलाकात रही। उसके बाद फिर जब मैं उनके पास गया तो कहने लगे यार वो ऑर्डर तो कैंसिल हो गया, वो उन्होंने किसी और को दे दिया कि बहुत टाइम लग रहा था। मैंने कहा जी मैंने आपको शुरू में ये बताया था, लेकिन चूंकि वो टाइम मैनेजमेंट और टाइम डिसीजन मेकिंग हालांकि उनकी बहुत अच्छी थी, इसीलिए वो प्रोग्रेस कर रहे थे, इसीलिए ग्रुप बना हुआ था। उनके बड़े भाई जो है वो रशिया में ही रहते थे, इतना काम था रशिया के साथ उनका। तो उन्होंने रऊफ भाई का एक भतीजा था इमरान ताबानी, जवान था वो, उनके साथ ये बिजनेस के अंदर उनके शामिल था। तो उन्होंने उसको मेरे पास छोड़ दिया कि भाई आप जो है इसको ट्रेनिंग दो इस काम के अंदर, ये सीखे ये काम। तो वो मेरे पास रोजाना सुबह आता था, सारा दिन मेरे पास रहता था, शाम को घर चला जाता था वहीं से। और उसके बाद वो माशाल्लाह अच्छा सीख गया कुछ दिनों के अंदर, और उसके बाद फिर उन्होंने अपना ये काम शुरू कर लिया। तो इस काम के अंदर टाइम मैनेजमेंट और टाइमली डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट। लोगों को गारमेंट्स के ऑर्डर मिलते हैं और बहुत मिलते हैं और बहुत मिलते रहे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आउट होती है। वो कब कपड़ा लेना है, कब कपड़ा बनवाना है, धागा कब लेना है, कपड़ा कब बनवाना है या कपड़ा कब खरीदना है, प्रोसेस कब कराना है और बनाना कैसे कैसे। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल बहुत वीक है। वजह क्या है? टाइम मैनेजमेंट नहीं है, उसकी वजह से आउट होता है। टाइमली डिसीजन नहीं ले पाते, कौन सा काम कहां से कराना है, कौन सी किसके लिए कौन सी मशीन लेनी है, कितने बंदे लगाने, किस स्टेज पे कितने बंदे लगाने, काम स्मूथ कैसे चलाना है। और उसके अंदर बहुत सारी ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से बड़े बड़े यूनिट, मैंने बड़े बड़े यूनिट्स के साथ काम किया है, मैंने शॉन के साथ भी काम किया जिनकी हर महीने लाख से ज्यादा, डजन की पीसेस नहीं डजन की एक्सपोर्ट होती, उनके साथ भी काम किया, आदमजीज के साथ भी काम किया, टावलर्स के साथ भी काम किया और ऐसे बड़े बड़े यूनिट्स के साथ काम किया। मैंने लाखों यूनिट गारमेंट्स मैंने एक्सपोर्ट किए और बहुत अच्छा काम मेरा चलता रहा। और उसके अंदर जो है वो चूंकि मेरी टाइम मैनेजमेंट अच्छी थी, शिपमेंट का मैं टाइम देख के उससे चंद दिन पहले कोशिश करता था बिल्कुल कंप्लीट हो, सुकून से काम करता था, तो उसके अंदर रश वाला काम जो है वो खराब काम नहीं होता था, घटिया काम नहीं होता था, आल्टर वाला काम नहीं होता था, बिल्कुल स्मूथ काम होता था। फिर उसको फाइनल चेकिंग, लाइन चेकिंग, सारी चीजें करता था और स्मूथ उसके अंदर वो एक्सपोर्ट होती थी, री ऑर्डर्स मिलते रहते थे और इस तरह से काम चलता रहता। और जिस मशीन की जब जरूरत होती थी मैं ऐड कर देता। मैंने जो बताया ना $5,000 वाली मशीन जो थी, मेरे पास 5 या 6 मशीनें थी। तो इस तरह उसको करते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट और टाइमली डिसीजन मेकिंग ये बहुत अच्छा। जिन लोगों ने इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं की और वक्त के ऊपर माल नहीं दिया, उनके हाथ से कारोबार छूटता चला गया। और इसके अंदर सैकड़ों फैक्ट्रियां पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल और गारमेंट्स की बंद हुई, क्योंकि उन्होंने टाइम मैनेजमेंट नहीं दिखी। उन्होंने देखा ही नहीं कि वक्त के ऊपर माल कैसे देना है और टाइमली डिसीजन कैसे रखने, कौन सी मशीन लेनी है। उन्होंने बहुत सारी जो मशीनें थी वो हमारी आउटडेटेड है। मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो है मेरा जो है उसका भी एक्सपोजर है। मैंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर को 6 महीने
तकरीबन रहा, और मैंने उसकी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और कॉटन इंडस्ट्री है उसको स्टडी किया है। इसके अलावा मैंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक प्रोजेक्ट था जो मैंने उसके ऊपर काम किया है, और उसके अंदर ये था कि जो सिंध के अंदर जाम टंडो जाम पे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके कई ग्रुप्स को मैंने ट्रेनिंग दी है, और किस तरह से वो एग्रीकल्चर के अंदर वो एक्सेल कर सकते हैं वो उसके अंदर दी है। इसके अलावा मैंने US8 का एक प्रोजेक्ट था, और उसके अंदर मैंने 10 जो टॉप की इंडस्ट्रीज थी पाकिस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री, 5 कराची साइड में, 5 कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर थी जो टॉप की इंडस्ट्रीज थी, और उनको प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने वहां ट्रेनिंग दी। वहां ERP भी थे, और उनके पास जिस जिस फैक्ट्री में मैं ट्रेनिंग और कंसल्टिंग के लिए गया हूं उसमें मुझे 5 उनके मैनेजर्स को, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को ट्रेनिंग देनी थी, आगे उन्होंने देनी थी, और ये मॉडल फैक्ट्रियां बननी थी, और इसको दूसरे लोगों ने फॉलो करके पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में से अमेरिका बहुत इंपोर्ट करता है गारमेंट, तो उन्होंने उसके अंदर वो किया, तो वो मैंने उनको वो ये ट्रेनिंग दी, और मैं जिस फैक्ट्री के अंदर भी पहले जाके उनको अपना मकसद बताता था तो वो कहते थे हमारे पास तो ERP भी, हमारे पास ये, हमारे पास तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट, आपको एक प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं है जिसने ये कहा कि आपको प्रॉब्लम मिलेगा, उन्होंने कहा एक प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं थी जिसके अंदर मैंने जब उनको कंक्लूडिंग उनके साथ मीटिंग की है तो 25-30 डिफेक्ट्स जो उन्होंने खुद बताया कि जी आपकी ट्रेनिंग के हवाले से हमारी जो कमियां हैं वो, क्योंकि हम देखते ही नहीं ना टाइमली डिसीजन मेकिंग नहीं, हम देखते ही नहीं दुनिया में आज ये काम कैसे हो रहा, हम बरसों से जो काम हमारे हो रहा था वही दे रहे, फिर मैनेजमेंट देर से आती है, टाइम से काम नहीं शुरू होता, उसके बाद हम क्या करते हैं, नाइट लगवाते हैं, रात को जो है वो नाइट अलाउंस भी देते हैं, रात को काम कराते हैं, रात को उल्टा सीधा काम होता है, और उसके बाद दिन में वो जाहिर है बंदा 24 घंटे तो काम नहीं करेगा, तो जो एनर्जी वाला काम काम है, प्रोग्रेस वाला डे वाला काम है, उसमें काम ही नहीं होता, हमारी जो फिटप्रिंट्स होती हैं वो रुलती। तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं, और यही चीज हमारी जो माइक्रो लेवल पर भी है, माइक्रो लेवल की मैं ये बात बता रहा हूँ, इंडिविजुअल्स की बात बता रहा हूँ, इसी तरह से हमारे यहाँ माइक्रो लेवल के ऊपर जो काम करने के हैं उसके अंदर ये है कि ये जो हमारे यूनिट्स हैं वो प्रॉपरली मैनेज नहीं है। उसके अंदर क्या होता है, जो कॉटन की हमारी जो रुई की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके अंदर क्या होता है कि उसकी जो आमदनी है ओनर की, या तो वो छोटे यूनिट्स काम करता है जो सोचता ही नहीं है बेचारा कि करना क्या है, करना नहीं, छोटे छोटे यूनिट्स को लगा रहता है और मैनुअली काम कर रहा होता है, मैकेनिकली काम ही नहीं कर रहा होता है। उसके बाद फिर जो दूसरे लोग हैं जिनके पास बड़े बड़े कई कई हजार एकड़ के फार्म्स हैं, वो क्या करते हैं, वो ये कि उनको इतना प्रॉफिट हो जाता है कि उनको कुछ सोचने की, इंप्रूव करने की जरूरत ही नहीं होती, तो मैकेनाइज्ड फार्मिंग ही नहीं करते। उसकी वजह से क्या होता है, क्वालिटी भी खराब है, क्वांटिटी भी खराब है। ऑस्ट्रेलिया 1 एकड़ से जो हमसे 4 गुना से ज्यादा पैदावार लेता है कॉटन, ऑस्ट्रेलिया हमसे 4 गुना ज्यादा लेता है। 99 में जितनी हमारी प्रोडक्शन थी तकरीबन इंडिया की भी उतनी थी, आज हमारी उतनी ही है 99 वाली, और इंडिया कई गुना ज्यादा चला गया। बांग्लादेश एक औंस ने उगाता, उसकी आप एक्सपोर्ट देख लीजिए कितनी, अब वियतनाम की आप एक्सपोर्ट देख लीजिए कितनी। मैंने एक इंटरनेशनल जापान का कोर्स किया था जिसके अंदर मेरे साथ जो उस कोर्स के अंदर शामिल थे इंडिया के लोग भी थे, बांग्लादेश के थे, श्रीलंका, वियतनाम, इन लोगों के लोग थे, वो हमसे कहां से कहां निकल गए, हमने इनको इग्नोर किया, हमने वहां से इग्नोर किया, एग्रीकल्चर लैंड से इग्नोर किया, और उसके बाद फिर क्या होता है कि मैनुअली हम उसकी की जो है प्लकिंग कराते हैं, तुड़वाते हैं, जो उसका फूल होता है कॉटन का, रुई का जो फूल होता है, और उसके बाद हम उसको गंदे मंदे हाथों से तोड़ते हैं और गंदे मंदे बैगों में रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। जो गंध है, थ्रश है, वो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा है दुनिया के अंदर, इसलिए कि हम इस तरह से काम करते हैं, उसके तरफ फोकस ही नहीं करते। वो जो किसान है वो सोचता ही नहीं है, एग्रीकल्चर वाला सोचता ही नहीं है कि इससे क्या चीज बननी है, और उसके बाद फिर उसके अंदर जो कंटेमिनेशन भी ज्यादा होती है, स्टेपल लेंथ भी हमारा दुनिया में सबसे कम है, उससे हम अच्छा यान ही नहीं बना पाते। हम 10 से 20 तक का यान अच्छा बना लेते हैं, 30 का बड़ी मुश्किल से कुछ यान बन पाता है, इससे ज्यादा फाइनर तो बनता ही नहीं। हम एक ही शलवार कमीज का सूट जो है वो 1,500-2,000 का मुश्किल बनाते हैं, और जब अगर हम सही क्वालिटी का बनाए 60, 70 और 90 काम का जैसे दुनिया बना रही है,
तो वो हम अब कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, हमारा वो ही सूट जो है 5 से 10 हजार का आराम से बिकेगा। तो क्वालिटी बेहतर होने से कितना फायदा होता है और क्वांटिटी बेहतर कितना होता है। आज हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 18 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की। 18 बिलियन, सिर्फ 18 बिलियन, को खास चीज नहीं है ये। और अगर हम अपनी क्वालिटी को, क्वांटिटी को 4 गुना के बजाय 3 गुना भी बढ़ा लें और जो क्वालिटी है उसमें सिर्फ 4 टाइम्स कर लें, सिर्फ 4 टाइम्स कर लें, तो हमारा जो 18 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू है वो 216 बिलियन डॉलर हो जाएगा। 200 से ज्यादा क्रॉस कर जाएगा। उससे हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो भी बेहतर हो जाएगा, हमारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए हमें कुछ काम करने होंगे, जो मैक्रो लेवल पे भी काम करने होंगे, माइक्रो लेवल पे भी करने होंगे। लोगों को अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर चीजें बेहतर करने। यहाँ जिनिंग से लेके और गारमेंट्स तक की जो 60% से ज्यादा मशीनें, वो 25 साल से ज्यादा पुरानी है। इसका मतलब है वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे, उनकी स्पीड कम है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं, वो बिजली, गैस, पानी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आज के तो इतनी कंपिटिटिव नहीं है। हमारी जो शोहरत है, यकीनन हमारी बिजली महंगी है और अब तो बहुत महंगी हो गई है। जब बिजली इतनी महंगी नहीं थी, दूसरे मुल्कों के मुकाबले में थे, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका के नजदीक नजदीक थोड़ी सी ज्यादा थी, तो भी हमारी जो इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो शोर करती थी कि जी बिजली जो है हमारी वो कम होनी चाहिए, इसलिए हम नहीं कर रहे। नहीं, इस वजह से नहीं कर रहे, आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है। एक जमाने में कराची के अंदर जो बसें, ये टैक्सियां चलती थी, वो शेवरलेट चलती थी, बहुत बड़ी थी, मर्सिडीज से भी बड़ी गाड़ियां होती थी, बड़ी हैवी गाड़ियां होती। और वो यहाँ से नाजिबाद का जो इलाका था, चौरंगी तक जो है डेवलपमेंट हुई थी उस जमाने के अंदर। और वो रेलवे स्टेशन तक के 5 रुपए पर पर्सन सवारी लेते थे किराए के। आज उसकी जगह मेहरान चल रही है। तो मेहरान को अगर हम शेवरलेट को फ्री भी पेट्रोल दे दें तो भी वो मेहरान को compete नहीं कर सकती, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो गई। आप उसको फ्री भी दे दें तो नहीं हुआ। तो हमारी जो इंडस्ट्री है उसको अपनी मशीनों को अपडेट करने की जरूरत है, और इसके लिए जो है वो उनको लिमिटेड कंपनियां बनाने की जरूरत है। इसी तरह से फार्मिंग को जो है वो बड़ा करने की जरूरत है, और जो बड़े यूनिट्स हैं उनको लिमिटेड कंपनियां बनानी है, जो छोटे यूनिट हैं उनको इकट्ठा होना है, उसको हम लिस्टेड कंपनीज के अंदर उनको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना के उन्हें शेयर दें, मैकेनाइज हम उसके अंदर जो है फार्मिंग करें। अब ऑस्ट्रेलिया क्या करता है? ऑस्ट्रेलिया मशीनों से बीज बोता है, कटाई का जब वक्त होता है तो वो कटाई करता है उससे था, और एक फैमिली जो 4-5 मेंबर्स की होती है वो किराए पे मशीनें लेती हैं और ये सारा काम करती हैं, हजारों एकड़ का काम करती हैं। और उसके बाद चूंकि हमारा इसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर काम किया, बुआई के वक्त लेबर बस बिजी होती है और कटाई के वक्त इन बिटवीन कोई काम नहीं होता लेबर के पास, तो जनरली वो उनको छुट्टी भी दे देते हैं लेबर को, कई कई महीने वो फारिग बैठे रहते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, कैटल फार्मिंग साथ में करते हैं। हमारे यहाँ कैटल फार्मिंग चूंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर, तो हमारे यहाँ दुनिया में शायद सबसे ज्यादा जानवर है, लेकिन दूध की प्रोडक्शन बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें दूध में बहुत ज्यादा है। तो हम उसको स्टडी करके उस तरह करें, तो ये कब होगा कि जब हम पब्लिक लिमिटेड कंपनियां बनाएंगे, सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां बना दें, जो बड़े बड़े लैंड्स हैं उनको भी शेयर होल्ड दे, जो उनकी वैल्यू है, और उसके बाद लिमिटेड कंपनियां बना के वो करें, और इसके अंदर मशीनों को भी चेंज करें। और ये वाला जो काम है ये गवर्नमेंट के करने का काम। इसी तरह से हमारे पास जो बंजर जमीन है वो 3 करोड़ एकड़ है। 3 करोड़ एकड़ बहुत बड़ी जगह होती है। खासतौर पे ये बंजर जमीन जो है वो चोलिस्तान के अंदर है, थल में है, थर के अंदर। गवर्नमेंट को चाहिए उसके अंदर एक तो डैम्स का इजाफा करे। हमारे यहाँ जिस रफ्तार से डैम बनने चाहिए वो नहीं बनते, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का फिकदान है, हर स्टेज के ऊपर है, गवर्नमेंट लेवल पे भी है, यानी माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल के ऊपर। तो उसके अंदर अगर वो करेंगे और मैकेनाइज्ड फार्मिंग करेंगे। अब जिनिंग की भी हमारी पुरानी मशीन है जिससे कॉटन का कचरा साफ होता है, उसका बीज बिनौले का जो कॉटन का सीड है वो निकलता है और दूसरा थ्रेश निकलता है, वो जिनिंग से होता है। अब दुनिया में जो जिनिंग हो रही है वो किस तरह से हो रही है, जिस मशीनों से वो फूल तोड़ते हैं, उसके कॉटन के, रुई के जो गाले हैं वो मशीनों से तोड़ते हैं, और उसके बाद वो ट्रक में जाता है और फिर ट्रक के अंदर जो है वो साथ ही उसके अंदर जो वो है जिनिंग हो जाती है, और उसके बाद बेल बनती है और बेल पैक हो जाती है। तो ये सारा काम कितना सस्ता हो गया, एक 4-5 बंदों की फैमिली कर रही है ना,
किराए पे मशीनें ले लेती है। तो अगर हम इस तरह से करें, मशीनों को चेंज कर दें और उसको करें। अब ये काम करने के लिए जो 18 बिलियन से 216 बिलियन मैं बता रहा हूं कि हम इसके ऊपर जा सकते हैं टेक्सटाइल के अंदर, सिर्फ ये टाइमली डिसीजन मेकिंग और टाइम मैनेजमेंट अपनी अगर अच्छी कर लें। और इसका तरीक़ाकार क्या होगा, इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो 5 से 10 साल तक अगर गवर्नमेंट इसके अंदर सीरियसली एफर्ट्स करे तो वो ये 5 से 10 साल में कर सकती है, सिर्फ 5 से 10 साल। हमारे यहाँ 187 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें से 101 कॉटन के ऊपर कर रहे हैं। उनकी टाइम मैनेजमेंट भी खराब है, उनके टाइमली डिसीजन मेकिंग नहीं होती। उनको टारगेट्स दिए जाएं और उनको कहा जाए कि भाई आप फील्ड में भी काम करें और इतने आपने कॉटन के बेहतरीन जो है ना सीड देने जिसकी इतनी प्रोडक्शन हो जो दुनिया के अंदर है। अभी उन्होंने रिसेंटली जो हमारी ये है सिंध की जो ये सीड फॉर्म है कॉटन के, उन्होंने 5 क्वालिटियां दी। तो ऐसे इतने सिरों से काम थोड़ी फास्ट पेस पे चलेगा। इसके अलावा मैं बताऊं, मैंने हेम टेक्सटाइल एक है जो जब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो एग्जीबिशन टेक्सटाइल और गारमेंट्स की लगती है वो जर्मनी के अंदर लगती है, फ्रैंकफर्ट के अंदर लगती है। मैंने वो भी अटेंड की हुई है और उसके अंदर मैंने देखा है कि जब हमारा 1000 रुपए का बेडशीट का जो सेट होता था वो इटली वाले 10,000 के अंदर बेचते। अब उसके अंदर कॉटन थोड़ा सा बढ़ेगा, सिर्फ क्वालिटी का फर्क, बाकी प्रोसेसिंग के अंदर थोड़े से स्टेप्स बढ़ेंगे तो 1000 और 10,000, तो $216 बिलियन कोई बड़ी बात नहीं है। आएंगे कैसे, ये इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, ये सारी हमारे को जो काम करना है वो वहां से एग्रीकल्चर लैंड से गवर्नमेंट को भी काम करना, इंडस्ट्रीज को भी काम करना, वहां से लेके जो गारमेंट्स तक किस तरह से हमारे को करना है। हमें इसके लिए पैसे चाहिए और ये 5 से 10 साल के अंदर हम कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हमें ना इसे एशियन बैंक से पैसे लेने की जरूरत है, ना हमें IMF से पैसे लेने की जरूरत। हमारे जो पाकिस्तानी ओवरसीज काम कर रहे हैं वो उनकी $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। अब वो करते क्या है, मुख्तलिफ जो है उन्होंने देख लिया कि भाई ओवरसीज ब्लॉक बना दो तो वो अट्रैक्ट होके पैसे लगा के वहां कर लेते हैं कि इसमें पैसे बचत होगी। जो लैंड की जो डेवलपर्स हैं तो वो जगह जगह पूरे पाकिस्तान में जो भी स्कीम्स आती हैं, और वो प्राइवेट स्कीम्स भी हैं, DHA भी है, बैरिया भी है और इसके अलावा वो भी है, उसमें ओवरसीज ब्लॉक के अंदर वो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर हम उनको अट्रैक्ट करें, उनको एक अच्छा रीजनेबल प्रॉफिट बताएं और लिमिटेड कंपनी के उनको कहें कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, शेयर लीजिए, आपको ये प्रॉफिट होगा और अच्छा प्रॉफिट होगा, उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और उसके बाद फिर हम इसके अंदर जो है ये सारे स्टेप्स लें तो 5 से 10 साल लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और हमारी प्रोडक्ट जो हमारी 18 बिलियन के बजाय अगर 216 बिलियन सिर्फ टेक्सटाइल के आइटम से, गारमेंट्स और बेडशीट के आइटम से आ जाती है, तो इससे आप देखिए कि हमारे कैसे अच्छे सारे मामला दुरुस्त हो जाते हैं, हम कितनी तरक्की कर सकते हैं, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेस कितना बेहतर होता चला जाता है। और इसमें हमें ये काम करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, रुई भी एक्सपोर्ट करते हैं, धागा भी एक्सपोर्ट करते हैं और उसके अलावा कोरा कपड़ा भी एक्सपोर्ट करते हैं। हमें सिर्फ गारमेंट्स बना के एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम जिनको रुई और धागा देते हैं वो हमारे साथ ही इंटरनेशनल कंपटीशन में काम करते हैं। एक जमाने के अंदर पॉलिएस्टर का जो रॉ मटेरियल था वो पाकिस्तान में नहीं बनता था और वो सिर्फ बाहर से आता था। पहले जर्मनी से आता था, फिर जापान से आने लग गया, फिर जापान से धागा भी आता था, पॉलिएस्टर का धागा भी आता था और रॉ मटेरियल भी आता था। तो वो रॉ मटेरियल महंगा बेचते थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो है इसे कम्पीट करना हमारे फिनिश जान से, तो वो महंगा देते। तो हमें भी इसी तरीके से काम करना होगा और इस तरह से हम देखें तो हमारे को बहुत बेहतर रिजल्ट्स आएंगे और हम दिनों में हमारी खुशहाली आ जाएगी। इस सारे प्रोसेस के ऊपर अगर हम चलते हैं तो दिनों में हमारी खुशहाली इंशाअल्लाह ताला मुल्क के अंदर आ जाएगी और इंडिविजुअल्स भी बहुत प्रोग्रेस करेंगे, माइक्रो लेवल पे भी और मैक्रो लेवल पे भी गवर्नमेंट का भी हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे।